Hello guys, welcome back to our channel. Today we learn about standard 10th NCERT textbook Political Science lesson number 1, power sharing. What do you understand by the word power? Power means ताकत, शक्ति and sharing means बांटना. तो पावर शेयरिंग का मतलब क्या हो गया कि ताकत या फिर शक्ति को बांटना, नीचे बांटना या फिर साथ के लोगों में बांटना. ठीक है, विल टेक अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल हमारे घर का. हमारे घर में भी हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग होती है. कैसे होती है कि पापा, मोस्टली हम सारे घर में देखते हैं कि फादर इज़ दी अर्नर ऑफ द फैमिली, है ना, ही इज़ द ब्रेड अर्नर, मतलब पापा ही कमाते हैं. तो पापा ने क्या किया है, कुछ कुछ पावर्स मम्मी को बांटी हुई है, अपनी वाइफ को बांटी हुई है कि बच्चों को ये चाहिए तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी, बच्चों को पढ़ाना तुम्हारी जिम्मेदारी, खाना खिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मतलब कुछ डिसीजन मेकिंग पावर पापा ने किस में बांटे हुए हैं, मम्मी में. तो पावर शेयरिंग, तभी घर सुखी चलता है ना. वरना क्या हो, जिस घर में अगर मम्मी पापा के बीच में पावर शेयरिंग ना हो, बच्चे को कुछ परमिशन नहीं तो यहाँ भी जाएगा, वहाँ भी जाएगा, वहाँ भी जाएगा, और परमिशन तो हमें मिलेगी नहीं. दैट मीन्स पावर शेयरिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, झगड़े ना हो, जल्दी से जल्दी डिसीजन बन सके. ठीक है, नाउ टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ जॉइंट फैमिली सिस्टम. व्हाट हैपन्स इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम कि पापा तो होते ही हैं, हमें अगर कोई परमिशन लेनी है एज अ किड तो हम पापा के पास जाएंगे. ठीक है, पापा क्या जाएंगे, पापा और ऊपर जाएंगे, मतलब बड़े पापा के पास जाएंगे, दादाजी के पास जाएंगे, एंड फिर वहाँ से क्या होगी, फाइनल डिसीजन बन के आएगा. मतलब क्या, यहाँ पे पावर शेयरिंग नाम का कोई सिस्टम ही नहीं है जॉइंट फैमिली में. तो वहाँ क्या होते हैं, झगड़े होते हैं. कैसे झगड़े होते हैं कि या तो वाइफ अनसेटिस्फाइड रहती है कि नहीं, मेरे को तो कुछ पावर ही नहीं है, आई डोंट हैव एनी पावर, आई डोंट हैव एनी पोजीशन और हक ऑन माई ओन चाइल्ड, है ना. और बच्चे भी नाखुश होते कि क्या हर चीज़ के लिए इतनी ऊपर तक जाने का परमिशन इन्हें. तो अल्टीमेटली क्या है, पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट होती है ताकि जल्दी से जल्दी डिसीजंस बन सके. नाउ इफ वी गेट इनटू द चैप्टर विच इज़ इन योर बुक, so there is a story of two countries, one is Belgium and one is Sri Lanka. Okay, so let's begin with the first country, that is Belgium. Belgium is a European country. It lies in the Europe continent, and Belgium is a European country and it is very small country, smaller than our state of Haryana. We can see Haryana is such a small state in our country India. तो बेल्जियम उससे भी छोटी कंट्री, मतलब वहाँ की पॉपुलेशन तो सिर्फ लाख में होगी, करोड़ों में तो होगी ही नहीं. ठीक है, एंड लाइक इंडिया में बहुत सारी लिंग्विस्टिक पीपल है. लिंग्विस्टिक मतलब कि बहुत सारे लैंग्वेज बोलने वाले पीपल हैं. सिमिलरली बेल्जियम में भी थ्री लैंग्वेज स्पीकिंग होती है, दैट इज़ डच, फ्रेंच, जर्मन. ठीक है, तो 59% ऑफ पीपल स्पीक डच इन बेल्जियम, 40% स्पीक फ्रेंच एंड रिमेनिंग 1% स्पीक जर्मन. एंड बेल्जियम की बॉर्डर कौन सी कंट्रीज़ के साथ है, फ्रांस, नीदरलैंड एंड जर्मन. ओके, एंड अब जैसे हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया. ठीक है, या नॉट कंसिडरिंग ईस्ट एंड वेस्ट, बेसिकली नॉर्थ एंड साउथ. ओके, तो सिमिलरली बेल्जियम भी नॉर्थ बेल्जियम में बटा हुआ है और साउथ बेल्जियम में बटा हुआ है. साउथ बेल्जियम को वेलोनिया कहते हैं. ठीक है, एंड नॉर्थ बेल्जियम को फ्लेमिश कहते हैं, मतलब फ्लेमिश रीजन है, एंड साउथ बेल्जियम इज़ वेलोनिया रीजन. साउथ बेल्जियम में डच स्पीकिंग लोग रहते हैं एंड नॉर्थ रीजन दैट इज़ फ्लेमिश रीजन में फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं. नाउ व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ द Belgium country? So Brussels city is a capital of a Belgium country and वहाँ की मेजॉरिटी कितनी है, मेजॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है. ठीक है, लाइक इफ़ वी गो इन आर कैपिटल दिल्ली, दिल्ली इज़ अ कैपिटल ऑफ इंडिया. दिल्ली में इफ़ यूल गो सो यू विल फाइंड अ मिक्स कल्चर देयर, है ना. People of every state comes to Delhi, but if you see the majority people speaking, so they will be speaking Hindi or Punjabi language. So in Brussels city, which is the capital of Belgium country, majority people are speaking French, है ना, and different languages है. तो वहाँ पे टेंशन अराइज हो गई. अब कैसे टेंशन अराइज हो गई, फॉर एग्जाम्पल इंडिया ले लो.
अगर इंडिया पूरा एक ही स्टेट होता, सिर्फ नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में बटा हुआ था, कोई ईस्ट नहीं कोई वेस्ट नहीं, ठीक है, तो हमारे इंडिया में तो कितने सारे कल्चर के लोग रहते हैं, पंजाबी, बंगालीज, गुजराती, मराठीज, तमिलियंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या होगा, अब किसी को कोई लैंग्वेज आती, किसी को कोई लैंग्वेज नहीं आती है, तो क्या होगा, दिक्कत तो बढ़ेगी ना, कि सब लोग आएंगे कि यार तुमने इस लैंग्वेज में ही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाया, उस लैंग्वेज में क्यों नहीं बनाया जो हमको आती है। तो सिमिलरली बेल्जियम में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के कारण, बिकॉज देयर वर 3 मेजर लैंग्वेजेस, डच, फ्रेंच एंड जर्मन, तो वहाँ पे टेंशन अराइज होने लग गई, ठीक है, वहाँ पे टेंशन अराइज हुई ड्यू टू द डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब रीजंस क्या क्या थे टेंशन के। फर्स्ट रीज़न वॉज फ्रेंच कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। वी सॉ कि फ्रेंच पीपल वर जस्ट 40%, ठीक है, बट वहाँ के जो फ्रेंच पीपल थे वो बहुत ही रिच थे एंड पावरफुल थे। एंड डच कम्युनिटी वॉज इन मेजॉरिटी इन द होल कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। हमने ऊपर देखा कि बेल्जियम में 59% डच स्पीकिंग लोग रहते हैं, 40% फ्रेंच, पर ब्रुसेल्स कंट्री में, ब्रुसेल्स कैपिटल में क्या है, फ्रेंच पीपल 80% है। डेट मीन्स कि डच लोगों की भले ही पूरे देश में मेजॉरिटी है, पर जब कैपिटल की बात आती है तो वो बिल्कुल माइनॉरिटी में आ जाते हैं। तो इसलिए टेंशन अराइज होने लगी, क्योंकि क्या होता है, जितना भी मेन ऑफिशियल काम होता है, सब कंट्रीज़ के सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं वो कैपिटल सिटी में होते हैं ना, तो अल्टीमेटली जितना भी ऑफिशियल वर्क होता है, गवर्नमेंट वर्क होता है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है, तो वो कैपिटल सिटी में होता है। इसलिए यहाँ पर दिक्कत है कि कैपिटल सिटी में तो फ्रेंच ज़्यादा लोग बोलते हैं, है ना, तो यहाँ पे टेंशन अराइज होने लग गई थी। नाउ अब टेंशन अराइज होगी तो गवर्नमेंट ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ तो स्टेप्स लिए होंगे उस टेंशन को सॉल्व करने के लिए। तो लेट्स go through the steps. First step was constitution prescribed that the number of French and Dutch speaking ministers shall be equal members in the central government. Up constitution, you everybody knows what is constitution. Our country also has a constitution, है ना। So constitution जो था बेल्जियम का वो 3 बार अमेंड किया गया था। अमेंड मतलब चेंज करना, ठीक है, तो वो 3 बार अमेंड किया गया था, फिर भी लोग खुश नहीं थे, तो उसको चौथी बार वापस अमेंड किया गया, जो कि वहाँ का फाइनल अमेंडमेंट था, क्योंकि उससे लोग खुश होते दिख रहे थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया था कि इक्वल मेंबर होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। नाउ यू गाइस नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरी देश पे राज करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन आवर कंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट इज बीजेपी, बीजेपी इज रूलिंग इन द सेंटर, ओके। तो बेल्जियम में क्या स्टेप लिया गया था कि फ्रेंच नंबर ऑफ मेंबर्स जो होंगे पार्लियामेंट में, वही डच मेंबर्स भी होंगे। अगर फ्रेंच 2 है तो डच भी 2 ही होंगे, इक्वल नंबर्स ही चलेंगे। सेकेंड स्टेप वॉज स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट फ्रॉम बोथ द ग्रुप्स, वन ग्रुप कैन नॉट डिसाइड। अब इट इज़ इन इंडिया ऑल्सो, कैसे, पार्लियामेंट है इंडिया में, अगर कोई भी लॉ में अमेंडमेंट करना होता है, चेंज करना होता है, कुछ भी नया लॉ लाना होता है, तो उसके लिए लोकसभा राज्यसभा दोनों में मेजॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो अल्टीमेटली बेल्जियम में भी ये सिस्टम लाया गया कि स्पेशल लॉज चाहिए रहेंगे टू सपोर्ट फ्रॉम बोथ द ग्रुप्स, दैट इज फ्रॉम फ्रेंच स्पीकिंग पीपल और members who are representing people and Dutch speaking members in the central government। मतलब अगर वहाँ पे कोई भी डिसीजन लेना हो रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री, तो कोई भी एक ग्रुप अकेला नहीं लेगा, दोनों ग्रुप को आपस में बैठ के बातचीत करके उनको डिसीजन लेना है। थर्ड वॉज स्टेट गवर्नमेंट, पहले उनके यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का कोई सिस्टम नहीं था, बट आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट वाज अमेंडेड 4th टाइम, द सिस्टम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट केम इनटू सिनेरियो, ठीक है, कि वहाँ पे अब स्टेट गवर्नमेंट उन्होंने लानी शुरू कर दी थी, विच वॉज अल्टीमेटली हेल्पिंग वन स्टेट टू ब्रिंग अप देयर प्रॉब्लम्स, ओके। फोर्थ वॉज ब्रुसेल्स ऑल्सो हैड इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ ग्रुप्स, मतलब जो कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स थी उसमें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन थे दोनों ग्रुप के, डच के भी और फ्रेंच के भी। एंड
कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। कम्युनिटी गवर्नमेंट मतलब कि अलग अलग कम्युनिटीज़ की अपनी गवर्नमेंट बनाना। सो दिस वाज ऑल प्रॉब्लम्स steps taken by the Belgium government in solving their country's issues, okay, which was regarding power sharing। तो हमने ब्रुसेल्स में क्या देखा, हमने बेल्जियम में क्या देखा कि वहाँ पर उन्होंने बहुत शांति से बिना कोई राइट्स किए, बिना कुछ प्रोटेस्ट किए, उन्होंने अपने लोगों को खुश किया कि चलो तुम्हें भी ये चाहिए, तुम्हें भी ये दिया, तुम्हें भी पार्लियामेंट में आना है, तुम्हें भी पार्लियामेंट में आने दिया, है ना। नाउ विल सी इनटू श्रीलंका। श्रीलंका इज़ अ वेरी स्मॉल country that is look situated below India, ठीक है, एशियन कंट्री है। and there are also two type of people living। one is the group who speaks Sinhala language, that is their own country's language, and another is a Tamil language people, okay। so 74% of the people speak Sinhala language, that is the Sri Lankan language, and 18% people speak Tamil language, and remaining 7% speak both, and some people speak English, okay। and Sinhala language जो बोलते हैं लोग, वो जनरली बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, दे फॉलो बुद्धिस्ट गॉड एंड एवरीथिंग, ओके। नाउ व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन श्रीलंका। जैसे हमने बेल्जियम में देखा, बेल्जियम में क्या प्रॉब्लम थी, लैंग्वेज को लेके ही प्रॉब्लम हुई थी कि भाई वहाँ पे फ्रेंच भी है, वहाँ पे डच भी, मेजॉरिटी इनकी है, मेजॉरिटी उनकी है। तो सिमिलरली प्रॉब्लम यहाँ पे भी किन को लेके हुई थी, लैंग्वेज को लेके। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, एक प्रॉब्लम का मेन रूट कॉज क्या था कि 1956 में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था जिसके अंडर उन्होंने सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया था। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब वन पर्टिकुलर लैंग्वेज ऑफ अ कंट्री जिसमें ही सारा ऑफिशियल काम होगा, सारा अगर कुछ भी ऑफिशियल काम होगा रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग इन दी कंट्री वाइड, तो वो सब काम उस ऑफिशियल लैंग्वेज में होगा। तो 1956 में एक एक्ट पास किया गया था गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका के थ्रू, श्रीलंका से, जिसमें सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। एंड गवर्नमेंट फॉलोड सिन्हाला स्पीकर्स इन जॉब्स एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। मतलब कि गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू कर दिया था, फेवर करना शुरू कर दिया था, डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिया था बिटवीन सिन्हाला पीपल एंड तमिल पीपल। क्यों कि चलो अगर आप सिन्हाला बोलते हो तो आपको जॉब्स में, एडमिनिस्ट्रेशंस में, एक्सेट्रा में यू विल गेट सीट्स। जैसे हमारी कंट्री में SC ST OBCs को होता है, वैसे ही वहाँ पर उन्होंने एक तरह का रिजर्वेशन रखा था। इट वॉज नॉट अ डायरेक्ट रिजर्वेशन बट इट वॉज एन इनडायरेक्ट रिजर्वेशन कि अगर आप ये लैंग्वेज बोलते हो तो आपको जॉब्स में और एडमिशन में फ़ायदा मिलेगा। थर्ड प्रॉब्लम वॉज न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट गवर्नमेंट शेल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज़्म। जो उनका नया कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ऐसा लिखा गया था कि हमारी कंट्री बुद्धिज़्म को फॉस्टर करेगी, प्रमोट करेगी, मतलब बुद्धिज़्म को ही फॉलो करेगी और उसी रिलीजन को आगे प्रमोट करने में हेल्प करेगी, ठीक है। सो दीज वर द प्रॉब्लम्स विच वर प्रिवेलिंग इन श्रीलंका। नाउ व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन तमिल्स। अब भाई सारे तुमने फेवर, सारा तुमने पार्टी अपनी सिन्हाला लोगों के पास कर ली, तो वाट ऑब्वियस जो अपोजिट है, जो अपोजिशन पार्टी वाले तमिलन, उनको गुस्सा तो आएगा ना, अब उनको बुरा तो लगेगा। तो नाउ लेट्स सी कि व्हाट तमिलियंस डिड। सो इम्पैक्ट क्या क्या था तमिल्स पे कि इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन, कि तमिल लोगों को लगने लगा भाई हम हमारी ही कंट्री में एलियन की तरह रह रहे हैं, कि हमारा कोई वजूद ही नहीं है, कि हम इस देश में रह रहे हैं, हमारी कोई वक्त ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं है। सो दैट इज़ उनको एलियन जैसा फील होने लग गया। दे फेल दैट द गवर्नमेंट एंड मेजर पार्टीज डोंट केयर अबाउट देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। अब भाई उनके कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया कि सारा ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगा सिन्हाला, ठीक है। सिन्हाला वाले लोगों को जॉब मिलेगी अच्छे, उनको एडमिशन में एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। तो अब उनको क्या होगा, तमिल वालों को क्या लगेगा कि भाई जितनी भी मेजर पार्टीज़ है और जितनी भी गवर्नमेंट है उनको हमारे लैंग्वेज की और हमारे कल्चर की तो कोई वैल्यू ही नहीं है,
ठीक है, हमारी कोई इस कंट्री में हमें कोई अच्छे से पूछता ही नहीं है. थर्ड इम्पैक्ट वॉज दे फेल्ट दैट द गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिनाई देयर राइट टू इक्वालिटी. उनको अब बट ऑब्वियस अगर उनको एलियन जैसा फील हो रहा है, उनकी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, उनके कल्चर को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, तो उनको क्या होगा कि उनको ऐसा लगेगा कि हमें तो कोई इक्वली ट्रीट ही नहीं कर रहा है हमारी कंट्री में. दे फेल दैट दे वर नॉट treated as equal as Sinhala speaking people. Okay, so this was the impact on Tamils. Now what was the reaction? जब तमिल लोगों को पता चला कि उनकी कंट्री में ये सब कुछ हो रहा है तो उनका रिएक्शन क्या था? लॉन्च्ड स्ट्राइक्स फॉर इक्वालिटी. अब बट ऑब्वियस अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो चुप नहीं बैठेगा, वो उसके खिलाफ कुछ तो एक्शन लेगा. तो तमिल पीपल ने क्या किया कि दे लॉन्च्ड स्ट्राइक्स. उन्होंने स्ट्राइक्स करने शुरू कर दिए, प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए. डिमांड फॉर ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी वर डिनाइड. उन्होंने ऑटोनॉमी की डिमांड करी. ऑटोनॉमी मतलब कि हमें हमारी पावर्स अलग से चाहिए, हम तुम्हारे अंदर राज करना नहीं चाहते हैं. बट उनकी डिमांड गवर्नमेंट ने डिनाई कर दी थी, मना कर दी थी. ठीक है, सेपरेट कंट्री. नाउ व्हाट हैपन वाज कि तमिल पीपल की जो पॉपुलेशन थी मोस्टली पॉपुलेटेड वाज नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका. नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका में ज़्यादातर तमिल पीपल रहते थे. तो उन्होंने क्या बोला सरकार को कि भाई हम नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं तो हमें उसको एक अलग कंट्री बना दो, तुम सिन्हाला वालों के साथ खुश रहो, हम हमारा अकेले खुश रहेंगे. पर वो भी डिमांड गवर्नमेंट ने रद्द कर दी, मना कर दी. ठीक है, सिविल वॉर. अब सिविल वॉर का मतलब क्या होता है कि आम जनताओं के बीच में जब वॉर हो जाता है, दंगे फसाद होते हैं, तो उसको सिविल वॉर कहते हैं. तो सिन्हाला स्पीकिंग लैंग्वेज एंड तमिल स्पीकिंग लैंग्वेज के बीच में वॉर छिड़ गई थी, सिविल वॉर छिड़ गई थी. ओके, Civil war was caused terrible setback to social, economic and cultural life of country. अब पार्ट ऑफ अगर किसी भी कंट्री में किसी भी जगह पर दंगे फसाद होंगे तो उस जगह का क्या हाल होगा? हर जगह आग होगी, हेटरेड होगी. ठीक है, नफ़रत होगी. तो सिविल वॉर ने क्या किया, बहुत जितना श्रीलंका ने आगे प्रोग्रेस किया था उसको उतना ही पीछे उन्होंने खींच लिया, सोशली, इकोनॉमिकली एंड cultural life of the country में. Okay, so this was all about the Sri Lanka. Now what can you compare from the Sri Lanka's power sharing system and Belgium power sharing system? हमने क्या देखा कि बेल्जियम ने बहुत समझदारी से पावर्स को शेयर किया. सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स रखे, फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग के. स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म की, नीचे कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म की, ताकि सब लोग खुशी से रह सके, पीस मिल सके, हार्मनी मिल सके. एंड वहीं पर श्रीलंका ने क्या किया कि एक ग्रुप को फेवर किया, एक ही कम्युनिटी को फेवर किया, दूसरी को साइड में हटा के रख दिया. तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वहाँ पे दंगे फसाद हो गए. दे कैन नॉट अचीव द पीस एंड हार्मनी प्रिंसिपल. सो अल्टीमेटली हमने क्या पढ़ा कि वाई पावर शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. नंबर फर्स्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग पीस एंड हार्मनी, ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, झगड़े ना हो, एंड स्टेबिलिटी बढ़ी रहे. स्टेबिलिटी मतलब कि कांस्टेंट चीज़ रहे, कि अगर हमारी कंट्री इकोनॉमिकली, सोशली किसी भी तरह से किसी भी एस्पेक्ट में ग्रो कर रही है तो वो एक कांस्टेंट रेट पे ग्रो करे, या तो इंक्रीज़ होती रहे, डिक्रीज़ ना हो. तो अगर पावर शेयरिंग नहीं होगा तो हमने श्रीलंका में देखा दंगे फसाद होंगे, एंड दंगे फसाद होंगे तो हमारी इकोनॉमी अपने आप नीचे आ जाएगी. And moreover, power sharing is the spirit of democracy because it helps to attain the peace and harmony of that particular area or a country. Okay, now what are the types of power sharing? Basically there are 4 types of power sharing: horizontal, vertical, different social groups and political parties. Horizontal power sharing में क्या होता है? Executive, legislature and judiciary. We can see this type of power sharing in our country as well. I am using the word as well. Okay, हमारी कंट्री में लेजिस्लेचर भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, जुडिशरी भी है. लेजिस्लेचर में कौन आता है? पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में कौन कौन आ गए? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लॉज बनाना, लॉज अमेंड करना. ठीक है, एग्जीक्यूटिव आते हैं लेजिस्लेचर के नीचे. एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है कि जो लॉज बने हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाने में हेल्प करना.
इसमें कौन कौन आ गया, सारे सिविल सर्वेंट्स आ गए, दैट इज़ IPS, IAS एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थर्ड लेवल आता है जुडिशरी। जुडिशरी मतलब the entire court system of our country, starting from Supreme Court to be the supreme, that is the highest authority and an independent body, to the gram panchayat or zilla parishad. Okay, so judiciary is an independent. All these three levels which are under horizontal power sharing, that is legislature, executive and judiciary, are independent of each other. Independent of each other मतलब लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के काम में दखल नहीं देगी, सिमिलरली एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी अपने अलावा किसी और के काम में दखल नहीं देगी, ठीक है। समटाइम्स इट हैपन्स कि सुप्रीम कोर्ट डू step in the decision making process, but it do step in when it is needed and when the government calls them. Okay, अपने आप में कुछ नहीं करते हैं। वर्टिकल टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, दैट इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें आती है सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट जो हमारी कंट्री में हम देख सकते हैं कि सबसे मेन गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे आती है स्टेट गवर्नमेंट जो हर एक स्टेट में होती है, और उसके नीचे आती है लोकल गवर्नमेंट जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होती है या सिटी में होती है या टाउन्स में होती है, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इज डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जैसे कि SC ST OBCs हो गए, इनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, सोशल ग्रुप्स। जैसे कि आप इफ़ यू कंसिडर वन सोसाइटी दैट इज़ डू कंसिडर्स राजपूत पीपल और सिख पीपल, हमारी अपनी अपनी कम्युनिटीज़ का भी एक ग्रुप होता है, राइट कि कुछ भी दिक्कत होती है तो वी फर्स्ट गो टू आवर कम्युनिटी प्रेसिडेंट। हर कम्युनिटी में एक ग्रुप होता है, उसका अपना अपना प्रेसिडेंट होता है, तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कम अंडर दिस कैटेगरी। नाउ पॉलिटिकल पार्टीज, वी ऑल आर अवेयर ऑफ व्हाट द पॉलिटिकल पार्टी मीन्स, कि कौन कि अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिप्रेजेंटिंग पीपल एंड take participate in election, ठीक है, they are known as political parties. So these are the 4 types of power sharing which can be seen in our country and many countries as well. I hope you guys get clear with this chapter, and if you have any doubts, do comment in the comment section below. Thank you for watching the video.